नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं संजय कुमार, समाजशास्त्र प्रभारी। आज हम BA प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषाएं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के संबंध में बातें करेंगे। समाजशास्त्र जैसा कि नाम से विदित है, समाजशास्त्र अंग्रेजी के शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के शब्द सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, जो दो भाषाओं का मेल है। सोशियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ है समाज, और लोगस का अर्थ है वर्णन करना, अर्थात एक। तो इस तरीके से समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समाज का वर्णन करना या समाज का विज्ञान की भांति अध्ययन करना। अब हम ये तो बात हुई समाजशास्त्र के जनकदाता की, लेकिन समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? हम समाज में रहते हैं, समाज में विभिन्न संबंधों को स्थापित करते हैं, नातेदारियां हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, परिस्थितियां हैं, भूमिकाएं हैं। तो इन सब चीज़ों का को हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। इन्हीं आधारों पर इसको विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैकाइवर पेज हैं, एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के विषय में माना कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं, और यही इसकी उन्होंने परिभाषा देने का प्रयास किया। संबंध कैसे हैं? जाल, उन्होंने इसको जाल से संबंधित किया। जाल का तात्पर्य माना जाता है कि एक उसमें एक ताना है, यानी संबंध इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको हम विशिष्ट रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। संबंध हमारे कुछ आर्थिक हो सकते हैं, कुछ प्रजाति हो सकते हैं, कुछ पारिवारिक हो सकते हैं, कुछ नातेदारी के हो सकते हैं। तो इन सारे संबंधों के बारे में जो अध्ययन करने की जो परिभाषा दी है वो मैकाइवर पेज ने दी है, और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। इसके बाद हम आते हैं जो एक LT हाउस है। उन्होंने समाजशास्त्र को जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती हैं, मानव मस्तिष्क में जो हम एक दूसरे के प्रति क्रियाएं करते हैं, उनको कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का, अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। जो हम एक दूसरे के साथ बिहेवियर करते हैं, चाहे वो सम्मानपूर्वक बिहेवियर करें, चाहे वो अनादरपूर्वक बिहेवियर करें, इन्हीं संबंधों का अध्ययन जो है, जो हमारे मस्तिष्क में क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। मैक्स वेबर ने भी इसी तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है। अर्थपूर्ण का तात्पर्य उनसे ये है कि मनुष्य बहुत सारी क्रियाएं करता है। वो कुछ क्रियाएं समाज में अर्थ प्रदान करती हैं, जबकि कुछ क्रियाएं केवल उसकी निजी होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि घर में बैठा कसरत कर रहा है, तो उसको सामाजिक क्रियाओं की दृष्टिकोण से उन्होंने उसको सामाजिक क्रिया नहीं माना, बल्कि सामाजिक क्रियाओं को उन्होंने ये माना कि जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, जो एक दूसरे के संबंधों को प्रभावित करती हैं, वो सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार इमाम दुर्खिम है। इमाम दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया।
अर्थात समाज की जो एक किसी विचार पर, किसी फैक्ट पर, किसी तथ्य पर एकता बन गई है, तो फिर वो समाज का एक प्रतिनिधान है, रिप्रेजेंटेशन करता है और वो समाज को अधिशासित करता है। और इसी प्रतिनिधान के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ये क्या है, ये समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र क्या है, जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, जो चुने हुए प्रतिनिधि नियम है। नियम कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। लेकिन मनुष्य जब नियम बनाता है, लेकिन जब वो समाज के द्वारा स्वीकृत हो जाता है वो नियम, तो वो सामाजिक संपत्ति हो जाता है और फिर वो किसी निजी व्यक्ति का नियम नहीं रहता, बल्कि वो समाज को जो है अधिशासित करने लगता है। इसी को इमाम दुर्खिम ने सामाजिक प्रतिनिधान या सामाजिक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहा है, सोशल कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहा है। और यही क्या है, समाजशास्त्र को इस रूप में उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब हम सोरोकिन की परिभाषा को ले लेते हैं। सोरोकिन जो कहते हैं सामाजिक व्यवस्था की संरचना, सामाजिक व्यवस्था की संरचना और गत्यात्मकता को सामान्यकृत करने वाली व्यवस्था जो होती है वो समाजशास्त्र कहलाएगी। यानी समाज की जो व्यवस्था है उसकी जो संरचना किस तरीके से बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उस स्ट्रक्चर में क्या क्या किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। जो समाज की संरचना बनी हुई है, मान लीजिए जैसे जाति है और जाति की एक संरचना बनी हुई है और जातियों में किस तरीके से परिवर्तन होता है, किस तरीके से उनमें गतिशीलता आती है, और उस गतिशीलता में उसको सामान्यकृत यानी उसको एक नियम के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में प्रयास करने का जो कार्य है वो समाजशास्त्र के रूप में उन्होंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। समाजशास्त्र क्या है ये तो हमने उसको परिभाषा के रूप में जाना। आज समाजशास्त्र जैसे विषय की क्या आवश्यकता पड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि जो एक नेचुरल साइंस होती है यानी प्राकृतिक विज्ञान होते हैं और एक सामाजिक विज्ञान होते हैं। सामाजिक विज्ञानों का जो आविर्भाव हुआ वो बाद में हुआ, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञानों में अमूर्तता की स्थिति होती है और उनका अध्ययन करना इतना सरल नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह देखने वाली चीज़ों से ही कुछ सीख पाता है, जो अदृश्य चीज़ें होती हैं उनसे वो चीज़ें नहीं सीख पाता। उसी तरीके से जो प्राकृतिक विज्ञान है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे भौतिक शास्त्र है, इन विज्ञानों में या ज्योग्राफी है, इन विज्ञानों में जो भौतिक चीज़ें हैं वो हमको दिखाई देती हैं, तो इनका अध्ययन जो है मानव समाज में पहले रूप में हुआ। जैसे लोगों ने बारिश को देखा, बादलों को देखा, धूप को देखा, जल को देखा, तो इनसे संबंधित जो विज्ञान है, इनसे संबंधित जो स्टडियाँ हैं वो सर्वप्रथम समाज में पहले आई। लेकिन जो समाज के नियम थे, जो समाज की व्यवस्थाएं थी, जो समाज के अदृश्य नियम थे, वो बाद में आते हैं। जैसे परिवार का निर्माण, विवाह संस्था या संस्थाओं का निर्माण या भूमिकाओं का निर्माण या कर्तव्यों का निर्माण, इन चीज़ों का जो स्टडी हुआ वो बाद में आया। और बाद में आने के बाद भी हम देखते हैं कि समाजशास्त्र सबसे बाद में आया है, या ये कहें कि अभी तक के जो विज्ञान है उनमें हम समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हैं। अब बात आती है कि समाजशास्त्र को ऐसी परिस्थितियां कौन सी थी कि जो समाजशास्त्र को पैदा करने में या समाजशास्त्र को उद्भव करने में जो है निर्णायक भूमिका जिनकी रही है। इसके बारे में हम मानते हैं कि जो समाज में परिवर्तन हो रहा है
और परिवर्तन को एक नियमों के रूप में उसको स्टडी करने की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम नाम पढ़ते हैं रूसो का, वोल्टेयर का, या इस तरह के जो हॉब्स, लॉक, इस तरह के जो थिंकर आए, उन्होंने समाज में एक पुनर्जागरण की स्थिति पैदा की। एक और इसके बाद हम देखते हैं कि एक विज्ञान की क्रांति हुई, विज्ञान में नए नए आविष्कार हुए, नए आविष्कार हुए तो उनका लोगों ने उनका प्रयोग किया। जो प्रयोग किया तो समाज का जो एक स्थिर समाज था उसमें एक हलचल पैदा हुई, और उस हलचल पैदा करने के होने के दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें समाज की व्यवस्थाओं का क्रमबद्ध रूप से और एक व्यवस्थित रूप से हम अध्ययन कर सके, एक विज्ञान की तरीके से अध्ययन कर सके। और इसी प्रयास को ऑगस्ट काम्टे ने पूरा करने का प्रयास किया, और उन्होंने ही इसे सबसे पहले सोशल फिजिक्स नाम दिया, यानी सामाजिक भौतिकी नाम दिया। लेकिन इस शब्द को किसी व्यक्ति ने उससे पहले ही यूज किया हुआ था, तो ये बाद में चलकर इस शब्द के स्थान पर समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द इसको रखा गया। हार्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र शब्द को ही ज़्यादा उपयुक्त माना, जबकि रॉबर्ट बीयरस्टेड ने तो यहाँ तक कहा कि जो समाजशास्त्र है दो भाषाओं की अवैध संतान है, और इसीलिए जे.एस. मिल ने इसको जो है इथियोलॉजी शब्द देने का एक प्रयास किया था। लेकिन बाद में चलकर हार्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम आदि जैसे विद्वानों ने समाजशास्त्र शब्द को ही सर्वाधिक उपयुक्त माना। तो ये, और इसके उद्भव के लिए एक जो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं या जिनका अभी तक स्टडी नहीं किया गया वो भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसमें दो घटनाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मानते हैं वो मानते हैं कि जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से समाज में व्यापक बदलाव हुए, और दूसरी जो है फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और सारे समाज में समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता की भावनाओं को प्रचारित किया, और आधुनिक समय में ये जो है एक सार्वभौमिक मूल्य माने जाते हैं, यानी सभी समाजों में इन मूल्यों की जो है प्रासंगिकता मानी जाती है कि समानता, स्वतंत्रता, यानी सभी को समान अवसर मिल जाए, सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, और भाईचारा या फ्रेटर्निटी उनके अंदर हो। तो इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम देखते हैं कि ये घटनाएं जो हैं समाजशास्त्र के उद्भव के लिए अत्यधिक प्रभावित करने वाली रही हैं। अब बात आती है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को विभिन्न विद्वानों ने मुख्य रूप से दो तरह के संप्रदाय माने जाते हैं। सबसे पहला एक स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूप का मतलब है एक फॉर्मेट बनाना, एक फॉर्मल उसका एक शेप दे देना, यानी हम जिसको भी जिस घटना का अध्ययन करें उसको एक शेप के रूप में, एक आकार के रूप में उसको मानकर चलें। तो इस तरह के जो विद्वान थे वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के फाउंडर माने जाते हैं। इसमें जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, टोनी इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट संप्रदाय या विशिष्ट स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए। और विशिष्ट स्वरूप क्या है? विशिष्ट स्वरूप इनका कहने का अर्थ है कि जो जिन चीज़ों की हम दूसरे विषयों में अध्ययन कर रहे हैं उन विषयों को समाजशास्त्र से दूर रखा जाए। समाजशास्त्र अपने में एक पूर्ण सब्जेक्ट है, एक इसको किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री में जैसे प्रेम, दया, सम्मान, प्रतिष्ठा, भूमिका, इस तरह की जो गतिविधियां हैं
उनको समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय बनाने का प्रयास किया। और इसमें एक उदाहरण दिया जॉर्ज सिमेल ने कि जैसे एक बोतल है, बोतल का एक आकार होता है, उस बोतल में हम जो है दूध भी भर सकते हैं, उसमें शराब भी भर सकते हैं, उसमें शहद भी भर सकते हैं। जो अंतर वस्तु है, जो उसके अंदर की वस्तु है और जो उसका बाहर का स्वरूप है, बाहर के स्वरूप का और अंदर के स्वरूप में कोई भी मिलनसार नहीं है। अंदर का स्वरूप अलग है और बाहर का स्वरूप अलग है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक प्रारूप बनाकर समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जैसे उसमें हम यदि जैसे बोतल का आकार है तो बोतल का आकार एक फॉर्मेट है, उसके अंदर जो अंतर वस्तु है वो उसकी डिफरेंस हो सकती है, इसलिए जो फॉर्म पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी यदि बोतल में शहद भर दिया जाए, यदि बोतल में शराब भर दी जाए, यदि बोतल में दूध भर दिया जाए, तो बोतल का आकार बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो इस तरह के जो फॉर्मल संप्रदाय के समर्थक हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को ऐसी घटनाओं का, ऐसे तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जो किसी दूसरे विषय में ना हो रहे हो, जो समाज से ही संबंधित हो। दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय वाले ये मानकर चलते हैं कि समाजशास्त्र को एक स्पेशल रूप में, फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि समाज की जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई होती हैं, इतनी प्रभावित करने वाली होती हैं कि उनको डिफरेंस रूप में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके जो समर्थकों में हॉब्स हाउस हैं, इमानुएल दुर्खिम है, ये इनका, और सोरोकिन इसके बड़े एक उदाहरण उन्होंने पेश किया कि हम समाज की सामग्री को, हम बोतल को, जो मैटर है उसको तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन समाज कोई बोतल के रूप में नहीं होता। समाज में फीलिंग होती है और फीलिंग बदलती रहती है, भावनाएं होती हैं, संबंध होते हैं, और संबंधों में कोई स्थायीपन नहीं पाया जाता। और जो स्टडी इससे पहले सामाजिक विज्ञान कर रहे हैं, उन स्टडियों को हम जो है समाजशास्त्र में उपयुक्त अनुसार जो है यूज कर सकते हैं। यदि हमें उस रिक्वायरमेंट को, हमारी सामाजिक समस्याओं को या हमारी जो प्रॉब्लम को यानी उसको दूर करने के लिए उपयुक्त है, तो हम दूसरे विषयों से भी उन चीजों को ले सकते हैं। तो सोरोकिन ने इसका एक उदाहरण दिया कि उन्होंने एक चार्ट बनाया जिसमें ABC यानी आर्थिक संबंध, धार्मिक संबंध, राजनीतिक संबंध, और उनमें एक फॉर्मेट बनाया कि जिसमें 3 कॉमन फैक्टर हैं और 3 डिफरेंस फैक्टर हैं। यानी राजनीति में और समाजशास्त्र में कुछ चीज कॉमन रहेंगी, उन चीजों को हम डिफर नहीं कर सकते, डिफरेंस यानी अलग उनको नहीं कर सकते, लेकिन 3 जो डिजिट बाद की हैं वो उसको विशेष आकार प्रदान करती हैं। तो ABC, तो आप एक पुस्तक में देखेंगे तो उसमें ABC यानी 3 जो डिजिट बनी हुई है, चाहे वो आर्थिक संबंध में बनी हुई है, चाहे वो राजनीतिक संबंध में बनी हुई है, उनकी सबकी डिजिट जो है सेम है। यानी सभी विषयों में ये रहता है कि हम दूसरे विषयों से कुछ ना कुछ उन पर आश्रित रहते हैं, लेकिन आश्रित होने का तात्पर्य यह नहीं है कि इस सब्जेक्ट की कोई उपयोगिता नहीं रही है, क्योंकि सब्जेक्ट के जो है दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य अलग होते हैं। हम ग्रह का अध्ययन जो है होम साइंस में भी करते हैं, या परिवार का जो है अध्ययन हम होम साइंस में भी करते हैं और समाजशास्त्र में भी करते हैं, लेकिन परिवार के अध्ययन करने का दृष्टिकोण होम साइंस में दूसरा है और समाजशास्त्र में दूसरा है। समाजशास्त्र में परिस्थितियां और भूमिका से संबंधित हैं,
पदों से संबंधित हैं, प्रतिष्ठा से संबंधित हैं। जबकि हम देखते हैं कि होम साइंस में एक आदर्श स्थिति है कि परिवार में किस तरीके से साफ सफाई, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ जो सोरोकिन का कहना है कि हम जो है दूसरे विषयों से कुछ सामग्री ले सकते हैं, लेकिन उस सामग्री लेने का तात्पर्य यह नहीं है कि समाजशास्त्र जो है अपना अस्तित्व खो देगा। एक आँख का डॉक्टर है तो उसको भी हो सकता है कि उसको और चीज़ों का भी ज्ञान उसको होना चाहिए कि जैसे कि यदि आँख में दवाई डाली जा रही है तो उसका शरीर के अन्य भागों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केवल आँख का डॉक्टर होने से उसका ये हो सकता है कि वो आँख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, लेकिन उसको एक मौलिक जानकारी उसको बायोलॉजी के बारे में होनी ही चाहिए। केवल वह आँख के बारे में जानकारी करके डॉक्टर कभी नहीं बन सकता। उसको बायोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए, उसको गणित की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्र के दोनों संप्रदायों का अपना अपना महत्व है, और किसी संप्रदाय को हम ये नहीं कह सकते कि यह संप्रदाय जो है अनुपयुक्त है, क्योंकि दोनों संप्रदाय की अपनी अपनी जगह पर जो है विशेषताएं बरकरार हैं। तो आज हमने देखा कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, जो समाज का अध्ययन करता है, समाज की व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। और इसी तरीके से हमने देखा कि समाजशास्त्र को विकास करने में कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रही हैं, समाजशास्त्र के कौन से संप्रदाय हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।